नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊँगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ घटना सूत्र। अभी हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे विंड के बारे में, विंड से रिलेटेड। आप सभी को याद होगा कि हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग अबाउट द चैप्टर विंड। ठीक है, ये देखिए हमने ये सब कवर किया था, साइक्लोन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था हमने, ये हमने कवर कर लिया था। वेदर इन क्लाइमेट में हमने टेम्परेचर पढ़ लिया था, एयर प्रेशर पढ़ लिया था। अब एयर प्रेशर के बारे में हम लास्ट में पढ़ रहे थे विंड। ठीक है, विंड के आगे हम पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ विंड वगैरह के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ विंड को हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ विंड कौन सी है? ब्रॉडली यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। परमानेंट विंड, तो परमानेंट विंड में क्या आएंगे? परमानेंट विंड को सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर परमानेंट विंड। तो कौन कौन सी? ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्लीज होती है, वो परमानेंट विंड है। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो पूरे साल भर फ्लो करती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती है। अब कुछ होती है सीजनल विंड्स। तो सीजनल विंड्स कौन सी होती है? दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। तो ये सीजन के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जैसे समर में अलग डायरेक्शन होगा, विंटर में अलग डायरेक्शन होगा। अब लोकल विंड्स क्या होती है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन स्मॉल एरिया। तो ये क्या करती है? ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर में ब्लो करती है ओवर अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। तो लोकल विंड्स का क्या एग्जाम्पल है? लैंड एंड सी ब्रीज। जैसे उसका एग्जाम्पल है, यदि और लोकल लेवल पे देखें तो लू। अब ये ना डायग्राम आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 0 डिग्री में इक्वेटोरियल लो प्रेशर लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम। नॉर्थ और साउथ दोनों देखिएगा, तो नॉर्थ में सबसे पहले लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड। वैसे ही नीचे लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये दोनों साइड होते हैं, नॉर्थ और साउथ में। वैसे ही उसके ऊपर लिखा हुआ है सब पोलर लो प्रेशर, यही नीचे लिखा हुआ है सब पोलर लो प्रेशर। तो ये भी दोनों साइड होते हैं। फिर ऊपर लिखा हुआ है हाई प्रेशर और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई प्रेशर। तो उसमें देखिएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है ना, वहां पे विंड का डायरेक्शन देखिए वो अलग है। ठीक है, फिर आप ऊपर देखेंगे जहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में विंड ब्लो हो रही है ना, वो ट्रेड विंड्स है। वैसे ही ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के पास जो ब्लो हो रही है वो है वेस्टर्लीज। वैसे ही जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में ऊपर ब्लो कर रही है वो है पोलर ईस्टर्लीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये आगे भी अपन को बहुत काम आएगा जब हम आगे के एनसीईआरटी पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold water vapor increases, and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. तो ये obviously अपन जो experience करते हैं उसी चीज को लिखा हुआ है। Next paragraph में आते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling.
The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. तो जब ये बहुत heavy हो जाते हैं तो वो कम नीचे आते हैं as precipitation. Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. Jet planes जो होती है sky में जब वो रहती है तो white trail छोड़ती है. The moisture from their engines condenses. इसलिए वो white color का fume के form में दिखता है. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. Precipitation that comes down to the earth is liquid. In the liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfalls. The convectional rainfall, ये important है. The convectional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall. अब यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, सबसे पहले cyclonic rainfall बताया गया है. तो मूवमेंट ऑफ एयर से एक्सप्लेन किया है कि कोल्ड एयर है और वार्म एयर है. जब भी वार्म एयर ऊपर उठती है कोल्ड एयर के सहारे, उस टाइम होती है साइक्लॉनिक रेनफॉल. वैसे ही रिलीफ रेनफॉल को ही ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं. तो ओरोग्राफिक मतलब होता है माउंटेन बैरियर. तो जब माउंटेन बैरियर या कोई टॉल आर्टिफिशियल बैरियर भी इसको मिलता है मॉइस्ट एयर को, और जब वो उसके थ्रू राइज होती है तो इट क्रिएट्स रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल. वैसे ही कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होता है? जब वार्म एयर ऊपर उठती है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके नीचे आती है, तो दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods take place. तो बेसिकली इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, जहाँ पे हमने एयर, विंड, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, और बेसिकली हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन सी टाइप की विंड्स होती हैं. आई होप ये जो भी अपन ने पढ़ा वो सब आपको समझ आया होगा. अब हम इसी के साथ मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ज्योग्राफी क्लास 7th की एनसीईआरटी के. तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है. तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाटर. वाटर चैप्टर का सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे. अभी हमने लास्ट जो पढ़ा था वो भी इन कंपोनेंट से ही रिलेटेड था. अब इसमें हम अनदर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वाटर. तो ओवरव्यू में सबसे पहले देखते हैं कि क्या है. इसमें बताया गया है कि वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं. कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है. फिर नेक्स्ट ये जो मैप दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ये बताया गया है कि मेजर लेक्स कौन कौन सी है, मेजर सीज कौन कौन सी है, और मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन सी है. उसके बाद ये बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज वर्ल्ड में या अर्थ में कैसा है. मतलब कितना पानी फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, कितना पानी सलाइन वाटर के फॉर्म में है, और कितना अमाउंट ऑफ पानी या कितना परसेंटेज ऑफ पानी किस फॉर्म में कहाँ प्रिजर्व्ड है. तो ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो ये बताया गया है कि ओशन में सर्कुलेशन कैसे होता है पानी का. मतलब क्या क्या मेथड्स है या क्या क्या मोड है जिनसे ओशन में सर्कुलेशन होता है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की चीज़ है. नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे कि इसमें वेव्स क्या होती है, वेव्स कौन कौन से टाइप की होती है, और एक बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस वेव होती है सुनामी. सुनामी के बारे में पढ़ेंगे. और हमारा जो मतलब इंडिया में जो एक 2004 में सुनामी आई थी, उसका जो डिवास्टेटिव इम्पैक्ट था, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइड्स क्या होती है, टाइप ऑफ टाइड्स कौन कौन सी होती हैं, नीप टाइड क्या होती है, स्प्रिंग टाइड क्या होती है, डायurnal टाइड क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन होता है कि ओशियन करंट्स क्या होते हैं. ओशियन करंट भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. तो ओशियन करंट पढ़ेंगे, ओशियन करंट के टाइप्स पढ़ेंगे कि वार्म करंट कौन से होते हैं, कोल्ड करंट कौन से होते हैं, उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और उन ओशियन करंट का सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे. ये जो डायग्राम है ना मैप में जो बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ब्लू कलर से कोल्ड करंट समझाया हुआ है और रेड कलर से वार्म करंट. हमको ये वाला डायग्राम भी देखना है जो कि डायरेक्टली पूछ देता है कि कौन सा ओशन करंट कहाँ ब्लो करता है. ये फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होगा, दैट इज वाटर. तो चलो हम वाटर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं ऊपर पहुँच जाऊँ फर्स्ट पेज में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर इज वाटर.
When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, waterfalls, the pitter-patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. तो किस किस फॉर्म में आ सकता है रेन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में और स्लीट के फॉर्म में. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. ये इंपॉर्टेंट है. तो वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर जब अलग अलग फॉर्म में अपना फॉर्म चेंज करता है और सर्कुलेट होता है ओशियन में, एटमॉस्फेयर में और लैंड में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम वाटर साइकिल. अब यहाँ पे ना एक ग्लॉसरी में एक टर्म दिया हुआ है, टेरेरियम. इट इज़ अ आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स. तो टेरेरियम क्या है? इट आर्टिफिशियल एनक्लोजर है जहाँ पे स्मॉल मतलब घर के छोटे छोटे पेड़ पौधों को रखा जाता है. आपको इमेजेस, ये इमेज में दिख रहा होगा टेरेरियम क्या है. ठीक है. वाटर साइकिल भी देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में बनी हुई है, उसमें प्रोसेसेस जो लिखे हुए हैं वो देख लो. कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इवेपोरेशन, और ये है पूरा वाटर साइकिल का कंपोनेंट. यहाँ पे रीडिंग अपन कंटिन्यू करते हैं. अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम. टेरेरियम मतलब जहाँ पे एक छोटा सा एरिया जहाँ पे पेड़ पौधों को रखा जाता है. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major sources of fresh waters are, fresh water के क्या क्या sources है? तो river, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and the sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains, ये मैप को अभी हम बाद में देखेंगे. अभी हम ये देख रहे हैं कि ओशन का पानी सलाइन क्यों होता है. Contains most of the dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride. तो अब जो ओशन में जो सॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, और द कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज पढ़ेंगे अपन. पहले सबसे पहले हम उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि सेलिनिटी क्या होती है. डू यू नो में लिखा हुआ है. तो सेलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो सेलिनिटी क्या होती है? जो सॉल्ट प्रिजर्व्ड है, अमाउंट सॉल्ट जो ग्राम्स में प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. The average salinity of oceans is 35 parts per thousand. तो किसमें मेजर करते हैं अपन? पार्ट्स पर थाउजेंड में. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज देखो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज कितने बार आ चुका है एग्जाम्स में. तो यूपीएससी में 2008 में पूछा गया है, फिर उसके बाद यूपीपीसीएस में 2002 में पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में 1998 में और 2003 में पूछा जा चुका है. अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. We all know that 3/4 of the Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do many countries face water scarcity? Is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage. तो अब टेबल में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और इसको ट्राई करना है कि ये याद भी रहे. तो ओशियंस में है सलाइन वाटर जो कि है 97.3%. उसके बाद आइस कैप्स में है 0.02 पर आइस कैप्स में जो है वो 2% वाटर है. उसके बाद आते हैं ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में 0.68% है. फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009 है. इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में है 0.009. एटमॉस्फेयर में है 0.0019 और रिवर्स में है 0.0001 और टोटल ये मिलके बनता है 100%. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी. ये एक्टिविटी दी हुई है बट ये हमारे काम की नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से. हम इसमें काम की चीज में आते हैं, ओशन सर्कुलेशन. वो जो अभी मैप अपना छूटा है ना, वो ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे उस मैप को. हमको वो है बेसिकली मैप का पार्ट, मतलब जब अपन मैपिंग करते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट नाम तो देख लेंगे उसमें. तो ओशन सर्कुलेशन क्या है? देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, and the smell of salt in the air, and the music of waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. तो जो movement होता है water में, ocean water में, उसको किस में categorize कर सकते हैं? waves में, tides में और currents में. अब डू यू नो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि March 22 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे. तो हमको ये ध्यान रखना है
कि वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं अपन, मार्च 22 को, बिकॉज देयर इज अ नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज, क्योंकि हमको वाटर को कंजर्व करना है। अभी हमने जो मैप स्किप किया था ना, हम उस मैप की ओर आ जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से रिवर्स हैं। देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नॉर्थ अमेरिका में आपको दिख रहा होगा सॉल्ट लेक, मिसिसिपी रिवर दिख रहा है, लेक विनीपेग, लेक सुपीरियर और लेक यूरॉन। ऊपर आपको दिख रहा है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। वैसे ही साउथ अमेरिका में आप आओगे तो अमेजन रिवर आपको दिख रही है। उसी के बाद आप अफ्रीका में आओगे तो आपको नाइजर रिवर दिख रही है, कॉन्गो रिवर दिख रही है, ऑरेंज रिवर दिख रही है। वहीं पे है लेक विक्टोरिया और नाइल रिवर है, ऊपर जाते हैं तो अपन। फिर यूरोप में आते हैं तो डेन्यूबे रिवर है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। उसके बाद एशिया वाले पार्ट में आइए तो गैंजेस है, ब्रह्मपुत्र है, हुआन ही है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, और ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो डार्लिंग रिवर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लेक्स और रिवर्स हैं जो हमको पढ़ना ज़रूरी था, और इस तरीके से हमने वो वाला मैप अपना खत्म किया। अब अपन यहाँ पे जो ओशियन सर्कुलेशन पढ़ रहे थे तो वेव्स, टाइड्स और करेंट्स, तो हम इन एक एक के बारे में अब डिटेल में देखेंगे। वेव्स हमने लास्ट वाले चैप्टर में थोड़ी सी पढ़ी थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ना डू यू नो देख लो। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। तो क्या होता है, ओशियन में जो पानी है ना, उसके अक्रॉस जब विंड मतलब उस पानी को टच करते हुए निकलती है ना, उस टाइम वेव्स क्रिएट होती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। तो जितने स्ट्रांगली विंड ब्लो करती है ना, वेव्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेव्स क्या है? When you are playing throw ball on the beach and ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed away to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो क्या बोल रहा है, जब वाटर जो ओशियन सरफेस पे जो पानी है वो राइज होता है और फॉल होता है अल्टरनेटिवली, तो उसको अपन बोलते हैं वेव्स. During a storm, the wind blowing at a very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. तो tsunami create होती है उस time. The largest tsunami ever measured was 150 meter high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. क्या हो सकती है इनकी स्पीड? एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर. द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. तो सुनामी का वर्ड का ओरिजिन देख लेते हैं. डू यू नो में देखो लिखा हुआ है, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स. मीनिंग क्या होता है इसका? हार्बर वेव्स. एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज अ सुनामी. क्योंकि जो हार्बर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब भी वहाँ सुनामी आती है, इसलिए उसको बोलते हैं हार्बर वेव्स. अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सुनामी के बारे में. Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004. कब आई थी? 26 December 2004 को आई थी. The wave was the result of earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. तो epicenter कहाँ था? सुमात्रा के पास था. सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में. The magnitude of earthquake was 9 on the Richter scale. As the plate went under the Burma plate, there was sudden movement of sea floor, causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill the gap. तो वहां से पानी फ्लो हुआ that was created by the displacement. This marked the withdrawal of water mass from the coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia. After the thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of about 800 km per hour, comparable to the speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman and Nicobar that marked the southernmost point of India got completely submerged. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the wavelength decreased with decreasing depth of water. The travel speed also declined from over 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakhs of houses. In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, and the Andaman and the Nicobar Islands.
While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. क्या बोलना चाह रहे हैं कि earthquake का तो आप नहीं नोटिस दे सकते, ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट जब अपन को ये क्लियर है कि यदि अर्थक्वेक ओशियन फ्लोर पे आएगा तो सुनामी आएगी, तो उसके लिए आप एटलीस्ट 3 आवर का नोटिस दे सकते हो सुनामी के केस में. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. अभी वैसे हमने ले आया है इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम. Tsunamis are rare in Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific Ocean. The tsunami that ravaged the South and the Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems, and knowledge about the coast dwellers of Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal area. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यदि आप कोस्टल एरियाज में रहते हो ना, तो ये आपको प्रिडिक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है. The first indication that the tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal area. तो क्या होगा यदि कोस्टल एरिया से एकदम ज़्यादा पानी विड्रॉ होने लगेगा ना, रैपिड विड्रॉल, तो ऐसा अपन को उस टाइम पता चलेगा कि सुनामी आने वाली है. फॉलोड बाय द डिस्ट्रक्टिव वेव. तो रैपिड विड्रॉल हो रहा है पानी का, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव, तो उससे पता चलता है कि सुनामी आने वाली है. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave, that is tsunami, struck. अब पढ़ते हैं हम टाइड्स. हमने वेव पढ़ा और वेव में ही हमने देखा कि सुनामी एक कैसे डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है. अब आते हैं टाइड्स. तो टाइड्स क्या है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड एज टाइड. ये इंपॉर्टेंट है. टाइड क्या होता है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. तो high tide कब होता है? जब water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. तो जब वाटर एकदम मोस्ट ऑफ द शोर को कवर कर लेता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है, तो उसको बोलते हैं हाई टाइड. जब वो अपने लोवेस्ट लेवल पे होता है तो उसको बोलते हैं लो टाइड. अब अलग अलग डिफरेंशिएशन है, और भी तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. तो मैकेनिज्म क्या है, मतलब टाइड क्यों आता है? It is due to the strong gravitational pull exerted by sun and the moon. इसलिए टाइड आता है. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and tides are highest. तो क्या बोल रहा है? फुल मून के टाइम क्या है? सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं और उस टाइम टाइड्स हाईएस्ट होती है. These tides are called spring tides. तो जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं, जब हाईएस्ट टाइड्स होती है, उसको बोलते हैं अपन स्प्रिंग टाइड्स. But when the moon is at its first and the last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. तो नीप टाइड के टाइम लो टाइड्स होती है. ठीक है. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. दे रेज, अब सिग्निफिकेंस पढ़ रहे कि हाई टाइड का क्या सिग्निफिकेंस है. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स. दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. I hope ये आपको क्लियर होगा कि टाइड्स का क्या सिग्निफिकेंस है. अब हम आते हैं नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की ओर, दैट इज ओशन करेंट्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. UPPCS 2005, 2007, 2011, UPSC 1998, 2003 एंड 2007 में पूछा गया है. अब देखते हैं हम ओशन करंट के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे. ओशन करेंट्स हैं आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट डायरेक्शन. तो एक कैसे, ये इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है कि स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है लेकिन ये डेफिनाइट डायरेक्शन में फ्लो करती है. वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट डायरेक्शन. द ओशन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड. कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वार्म हो सकते हैं या तो कोल्ड हो सकते हैं. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the pole. तो जो warm ocean current होते हैं वो कहाँ originate होते हैं? Near the equator and move towards the pole. The cold currents carry water from the polar or the higher latitudes to tropical or the lower latitudes.
अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। बेसिकली इसमें आपको समझ आया होगा, अपन एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जो वार्म करेंट्स है ना वो इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं और जो कोल्ड करेंट्स है ना वो पोल या हायर लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ आते हैं। The Labrador Ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लैब्राडोर करंट है वो कोल्ड करंट है और जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है। The ocean water influence the temperature conditions of the area। अब सिग्निफिकेंस क्या है ओशन वाटर का, ओशन करंट का? तो जो ओशन करंट है ना वो लोकल टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। The areas where warm and cold currents meet provide the best fishing grounds। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे दोनों करंट मिलते हैं ना, वार्म और कोल्ड करंट, वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो जापान के पास जो कोस्ट है जहाँ पे जापान कोस्ट पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है, और नॉर्थ अमेरिका में वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यू फाउंडलैंड के पास है यूएसए में। तो The areas where warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation। तो एक इसका साइड इफेक्ट भी है कि जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे फॉगी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है ओशन में, और इससे नेविगेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। अब ना अपन को ये वाला मैप देखना है, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले सिंबल देखिए, ब्लू इज़ फॉर कोल्ड करंट और रेड इज़ फॉर वार्म करंट। तो देखो इसमें ना एक टर्म और है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, जायर। तो जायर क्या होता है? जब पूरा सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ओशन करंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम जायर। हम इसको ना ओशन वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक में सबसे पहले आओ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिएगा। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर चली गई लेकिन नीचे आई इन द फॉर्म ऑफ कैनरीज करंट, और फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज हो गई। तो इस तरीके से खत्म हुआ नॉर्थ अटलांटिक करंट। अब साउथ अटलांटिक करंट में आओ, तो जो ये साउथ ये वाला करंट था ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पढ़े थे, वैसे ही साउथ इक्वेटोरियल करंट है, फिर ब्राजीलियन करंट है, फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, फिर बेंगुएला करंट है। अब आ जाओ पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन में है हमारा कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर ऊपर है अलास्का करंट। वैसे साउथ इक्वेटोरियल करंट के पास आ जाओ तो हम्बोल्ट करंट, फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऊपर से, देख लीजिए लैब्राडोर करंट है। और इंडियन ओशन में अब आओ तो इंडियन ओशन में ना विंड डायरेक्शन के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है, तो इसका डायरेक्शन भी काफी चेंज होता है। और यही जो सीजनल चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मॉनसून। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन करंट देख लेते हैं। जो रेड से मार्क है वो वार्म करंट है, तो अगुलहास करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर नीचे से आ रही है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि कोल्ड करंट है, और वहीं पे है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि कोल्ड करंट है। उसके बाद आ जाओ यही पैसिफिक ओशन में जापान कोस्ट के पास ऊपर है ओएशियो करंट और नीचे है कुरोशियो करंट। अभी अपन जो बोल रहे थे ना, जापान में वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है, तो वो ओएशियो और कुरोशियो करंट को मिलके ही बनता है। तो ओएशियो क्या है? ठंडा कोल्ड करंट है, और कुरोशियो क्या है? वार्म करंट है। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है। फिर नीचे यहाँ पे आ जाओ, ये इक्वेटर के पास से जो करंट जा रहा है, और नीचे सबसे लास्ट में देखिएगा ये जो पूरे ओशन में जो कवर कर रहा है करंट है नीचे पैसिफिक ओशन में, वो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वो कौन सा है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इस तरीके से आई होप कि हम आप सभी को ये मैप समझ आया होगा। इसमें जो जो ओशन करेंट्स है वो समझ आए होंगे, और इसमें हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में पीवाईक्यूज भी कवर किए हैं। और ये वाला जो ओशन करंट वाला पार्ट है ना, क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी में और डिटेल में आएगा, जहाँ पे हम कुछ मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे। इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है क्लास 7th एनसीईआरटी का। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेते हुए, और आगे बढ़ेंगे इसी तरह क्लास 7th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की ओर। आई होप आप सभी को ये जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो समझ आया होगा। थैंक यू वंस अगेन।